Hello students, welcome to the DChemistry classes. I am Deepan Kumar and today I am going to discuss atomic structure. तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे और सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है किसी भी एटम का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसमें आपके जो रूल्स इन्वॉल्व हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो रूल है आपका वो ऑफ बाउ प्रिंसिपल है, ऑफ बाउ रूल है। इसमें ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग कैसे सबसेल्स या ऑर्बिटल में एंट्री करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका ऑफ बाउ प्रिंसिपल है ये कहता है कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ ऑल एटम, यानी कि जो ग्राउंड स्टेट का मतलब जो आपकी एनर्जी लेवल होती है, सबसे मिनिमम एनर्जी लेवल, वो जो आपकी स्टेज होती है किसी भी सिस्टम की, उसे ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। In the ground state of all atom, the orbitals are filled in their increasing order, यानी कि जो आपका ऑर्डर है फिलिंग का वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। और देखिए ये जो SPDF हैं सबसेल्स हैं, इनकी जानकारी हम आपको प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं। इनको नहीं है प्लीज़ वो हमारा प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो SPDF है, अगर इनके साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी इंक्लूड किया जाए तो यहाँ पर 1 years, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years एंड 7 years ऐसे भी आपको आप लिख सकते हैं इनको। तो सिमिलर वे में अगर हम इनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पर कैटेगराइज करें तो यहाँ पर 1 years है, ठीक है। आपका 1 years जो है वो K शेल में होता है, K शेल में केवल आपका एक ही सब शेल होता है। फिर आपका आता है 2, यहाँ पर चाहें तो मेंशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। और ये जो एनर्जी लेवल है ये आपका n इज इक्वल टू 2 में है, ये आपका n इज इक्वल टू 3 में है, n इज इक्वल टू 4 में है, ये आपका n इज इक्वल टू 5 में है, एंड नेक्स्ट आपका n इज इक्वल टू 6 में है, और ये आपका n इज इक्वल टू 7 में। ये जो n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको अभी हम प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर ये 1 years, 2 years, 3 years, यहाँ पर जो न्यूमेरिक यूज हुआ है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले यहाँ एंट्री करता है 1 years में, ठीक है। और इसमें एक चीज़ बता दें आपको, जो SPDF है आपका, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने किस सबशेल में हो सकते हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, P में आपके 6 हो सकते हैं, D में 10 हो सकते हैं, एंड F में आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर उनको भी ध्यान में रखते हुए हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करता है 1 years में, 1 years में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब किसी भी एटम में अगर आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हाइड्रोजन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या है, केवल 1 years तक ही लिमिटेड रह जाएगा, सीमित रह जाएगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 1s1 हो जाएगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम सुपर सब्सक्रिप्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये आपका जो 1 लिखा है न्यूमेरिक में, ठीक है, कोफिशिएंट, ये आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बट यहाँ पर जो सुपर सब्सक्रिप्ट में लिखा है 1, ये आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सुपर सब्सक्रिप्ट में लिखते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा 1 years में मैक्सिमम लिमिट्स को नहीं क्रॉस करेगा, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर 1 है तो 1 रहेगा। अब देखिए हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका 1 years 2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तक आपका जब तक 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 years में नहीं आएगा। 1 years जब 2 हो जाएगा देन उसके बाद 2 years से स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में लिथियम है, लिथियम में 3 है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 years है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर उसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन जो है आपका, ये एरो हमने यहाँ से ऐसे बनाया है, यानी कि 1 years के बाद इलेक्ट्रॉन 2 years में आता है, तो 2 years 1 हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर 2 years अगर फिल हो जाता है तो 2p में आएगा, फिर 3 years में आएगा, 3p में जाएगा, 4s में आएगा, नेक्स्ट आपका है 3d में जाएगा, 3d कंप्लीट हो जाएगा, फिर 4p में आएगा इलेक्ट्रॉन, फिर आपका 5s में आएगा, फिर 4d में आएगा, फिर आपका 5s में आएगा, 5p में आएगा, 6s में आएगा, फिर आपका 4f में जाएगा, 5d में जाएगा, फिर आपका 6p में जाएगा, फिर आपका 7p में आएगा, एंड नेक्स्ट आपका फिर 5f में जाएगा, एंड आपका लास्ट में 6d में जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 6d तक ही सीमित है, आगे भी होते हैं, बट जो आपकी अभी प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल है उसमें आपके यहीं तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए इसको यहीं तक हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये
और ये जो आपका डायग्राम बना है एनर्जी लेवल डायग्राम है सबसेल्स का, यहाँ पे लिखा भी है सबसेल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर N1 N2 N3 जो आपने मेंशन किया है देख रहे हैं, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और इन्हीं को हम एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। ये आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेकेंड एनर्जी लेवल है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है। ये जो आपके KLMNOPQ, ठीक है, KLMN जो बोहर्स थ्योरी जो थी उसमें जो हमने आपको डिस्कस किया था वही आपका ये है। तो यहाँ पर कुछ हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मेंशन किए हैं, इनको देख सकते हैं। इसमें S है अगर आपका तो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमने नहीं फिल किए हैं, जैसे आपका लिथियम था 1s2 2s1 हो गया। बेरिलियम है, इसका 4 होता है एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। यहाँ पर जो आपका 4 है तो ये 1s2 एंड 2s2 यानी कि 2 + 2, यहाँ पे इनका एडिशन जो सुपर सब्स्क्रिप्ट में नंबर्स लिखे हैं इनका एडिशन करके आप इससे मैच करेंगे। अगर दोनों इक्वल हैं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। साथ में इस टेबल का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये आपके इसी ऑर्डर में किए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपका P है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था P1 P2 P3 P4 P5 P6, यहाँ तक आके P आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ जाएगा, देख सकते हैं 2p था, उसके बाद 3s में आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं सोडियम 11 था, ठीक है, 10 तक यहाँ कंप्लीट हो गया। तो जो आपका 11th इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट सबसेल में गया, 3s में गया है। तो ये आपका ऑफ बाउ प्रिंसिपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे अभी और भी स्टडी करेंगे तो उसमें बहुत ही इसका यूज़ होने वाला है, काफ़ी एप्लीकेबल है, तो उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट आपका है N+L रूल। N+L रूल क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे, लोअर द वैल्यू ऑफ N+L। यहाँ पे जो N और L है, स्मॉल n एंड स्मॉल l, ये आपके क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है। ये कौन कौन से क्वांटम नंबर्स हैं हमने आपको प्रीवियसली डिस्कस किया है। स्मॉल n जो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, स्मॉल l जो है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ध्यान रखिएगा। तो इनका जो एडिशन है एक वैल्यूएबल मतलब एक वैल्यू हमने कंसीडर करके हम चल रहे हैं इसमें। तो लोअर वैल्यू ऑफ N+L, ठीक है, क्वांटम नंबर का एडिशन फॉर n ऑर्बिटल द लोअर इज इट्स एनर्जी, यानी कि किसी भी ऑर्बिटल के लिए अगर N+L की वैल्यू लो है, कम है, तो उसकी एनर्जी भी कम होती है, ठीक है। अगर दो ऑर्बिटल ऐसे हैं, यहाँ पे लिखा है इफ 2 ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ N+L, ठीक है, अगर किन्हीं 2 ऑर्बिटल्स के लिए N+L की वैल्यू सेम आती है तो वो ऑर्बिटल हमेशा कम एनर्जी वाला होता है, जिसके लिए n की वैल्यू कम होती है। यहाँ पे लिखा भी है द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका कम होगा विल हैव द लोअर एनर्जी, यानी कि वो आपका कम एनर्जी वाला होगा। अब देखिए बात आती है कि इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे करेंगे, क्योंकि ये आपका जो N+L रूल है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर N+L को हम कैसे अप्लाई करेंगे ऑर्बिटल्स पे या फिर सबशेल्स पे। तो देख सकते हैं N+L की वैल्यू अगर लो है किसी सबशेल के लिए तो वो पहले फिल होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसमें पहले जाएगा। अगर N+L किन्हीं 2 ऑर्बिटल्स के लिए सेम आ जाती है वैल्यू, बहुत से आपके इसमें ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें 2 ऑर्बिटल्स के लिए N+L की वैल्यू सेम होती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। बट उसको सॉल्व करने के लिए एक और आगे इन्होंने लाइन इंक्लूड की है N+L रूल में। तो यहाँ पे जो n है, अगर n की वैल्यू जब आपका N+L 2 ऑर्बिटल्स के लिए सेम आता है, उस केस में अगर n की वैल्यू आपकी डिफरेंट है तो n की वैल्यू जिसमें कम है, जिस ऑर्बिटल के लिए कम है, उस ऑर्बिटल को पहले इलेक्ट्रॉन अटेंड करेगा, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में भरेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी नीचे दिया है 4s and 3d, ठीक है, 4s and 3d आपके ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनमें N+L की वैल्यू क्या है, एक में देखिए 4s जो है इसके लिए n+ यहाँ पे लिखा है 4s, ठीक है, ऑर्बिटल के N+L की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है। 3d के लिए आपकी 5 आ रही है। तो अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा है, N+L की वैल्यू जिसमें लो आती है उसको हम पहले फिल करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका 4s ऑर्बिटल है वो पहले भर जाता है। लिखा है 4s ऑर्बिटल इज फील्डेड फर्स्ट देन 3d ऑर्बिटल बिकॉज N+L वैल्यू ऑफ 4s ऑर्बिटल इज 4 एंड which is lower than the 3d orbital have N+L value 5। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दिया है क्रोमियम का। क्रोमियम में देख सकते हैं यहाँ पे 3p6 है, 3p के बाद 3d में नहीं आता इलेक्ट्रॉन, 4s में आता है। क्यों? क्योंकि N+L रूल के अकॉर्डिंग
4s ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू कम आती है 3d से। यहाँ पर 4s 1 हो जाता है, 3d 5 हो जाता है। यहाँ पे एक्सेप्शनल है आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ 4s 2 नहीं हुआ है, 3d 5 हो गया है। तो ये आप अभी नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे। जो आपके हाफ फील्डेड होते हैं सबशेल या ऑर्बिटल्स, वो आपके एक्स्ट्रा एनर्जी वाले होते हैं, वो हाईली स्टेबल होते हैं। इस वजह से स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, एटम जो आपका है वो अटेंड कर लेता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका एक नोट है, नेक्स्ट ये आपका एक नोटेबल पॉइंट है, इसको आपको लर्न रखना है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सेम सबशेल, ठीक है। किसी भी सबशेल एक ही शेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है एटॉमिक नंबर के साथ, ठीक है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आपका डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, यानी कि जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर की। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो होती जाती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एग्जांपल, ये आपका जो ZEF लिखा है, Z इफेक्टिव इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ध्यान रखिएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक एग्जांपल में हमने इसमें मेंशन किया है, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन द 2s ऑर्बिटल इन लिथियम। तो यहाँ पे देखिए लिथियम है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। दोनों के 2s ऑर्बिटल का कंपैरिजन करेंगे तो 2s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का ज्यादा एनर्जी वाला होगा 2s ऑर्बिटल लिथियम से। क्यों? क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अभी आपने ऊपर स्टडी किया है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सेम सबशेल is depends on the atomic number and the energy of orbitals is inversely proportional to the its atomic number, यानी कि जो आपके एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर जो है उनके इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीज होता है वैसे वैसे सबसेल्स की जो एनर्जी है वो आपकी डिक्रीज होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका रूल है होन्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो रूल था ये आबाउ प्रिंसिपल टू L+N+L रूल के बाद में आया था, जब आपका डिजेनरेसी वाला प्रॉब्लम आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं एस ऑर्बिटल में तो डिजेनरेसी नहीं है, बट इन केसेस में आपकी डिजेनरेसी होती है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी सेम एनर्जी होती है। अब उसमें किसी में भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो इस डिस्प्यूट को रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हुन्स रूल आया था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हुन्स रूल में क्या है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल इज नॉट पॉसिबल until all the available orbitals of a given subshell contain one electron as well as half filled orbitals have same spin। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तब तक इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हो सकती है जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का ऑर्बिटल्स में फिल ना हो जाए। तो यहाँ पे हम एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और सबसे पहला जो है हमारा एस सबशेल है, ठीक है। तो एस सबशेल में देखिए दो केसेस हो सकते हैं। एक तो S1 हो सकता है, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। दूसरा S2 हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पहले भर जाएगा, देन उसके बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो से अपोजिट स्पिन का होगा, ध्यान रखिएगा। एक आपका स्पिन अप है, दूसरा आपका स्पिन डाउन है। अब चूंकि दोनों केसेस में एक ही ऑर्बिटल था तो इसलिए इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, हुन्स रूल इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। बट यहाँ P और D और F ऑर्बिटल्स में जब डिजेनरेसी इसमें आ जाती है, अलाउड हो जाती है, तो उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो P का है केस, इसमें 3 केसेस हैं। एक तो ये P1 हो सकता है, दूसरा P2 हो सकता है। देखिए P2 है अगर, तो P2 में हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये S1 का था, ये आपका S2 का था। ऐसे ही इसमें आपके 3 केसेस हैं। ये आपका P1 है, P2 हो सकता है या फिर P3 हो सकता है। अब P1 में इस तरह से है, P2 में देखिए दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है या तो कहाँ रहेगा ये डिसाइड करना है आपको। देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। तो ये जो है ये हुन्स रूल के अकॉर्डिंग हुआ था, और इन्होंने बोला था कि पहले सेम स्पिन के एक एक इलेक्ट्रॉन सब में फिल हो जाते हैं, तो ये इस तरह से होगा, ठीक है।
उसके बाद में P3 में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स एक एक पहले क्या होंगे, सिंगली ऑक्युपाइड हो जाएंगे, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सेम स्पिन का। देख लीजिए यहाँ पर भी दोनों आपके कैसे हैं, स्पिन अप वाले हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी सारे तीनों इलेक्ट्रॉन आपके स्पिन अप वाले हैं, तो स्पिन का सेम होना चाहिए और एक एक सभी में भर जाए। अब देखिएगा 6 का आता है कहीं, यहाँ पे हम साइड में बना रहे हैं, यहाँ जैसे P3 है, P4 अगर आता है तो ये इसी में पहले हम जान लेते हैं इसको। तो P4 जो है आपका वो देखिए किस तरह से होगा, देखिए कुछ केसेस में और बढ़ा रहे हैं। एक आपका है P4, P5, P6, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, P4 में पहले एक एक सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन सभी में, यानी कि जितने भी 3 ऑर्बिटल्स हैं आपके Px, Py, Pz, इनमें क्या करेंगे, इनको फिल कर देंगे। इसके बाद में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं। यहाँ पे देखिए 4 था, तो 3 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए। अब 4th इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगर इनकी काउंटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए ये पहला इलेक्ट्रॉन आपका था, फर्स्ट, ये आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन था, ये आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन था, और ये आपका जो आया है ये 4th इलेक्ट्रॉन है। तो आई थिंक ये जो आपका ऑर्बिटल है इसमें फर्स्ट एंड 4th इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरा जो ऑर्बिटल है उसमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड जो ऑर्बिटल है उसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि क्वांटम नंबर जब आप कैलकुलेट करते हैं तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे काउंट करें। तो आई थिंक इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे काउंट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं, ऐसे ही ऊपर अगर हम काउंट करना चाहें तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें कौन कौन सा है, यहाँ पर ये फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड है। यहाँ पर ये वाला आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। ऐसे ही आगे अगर हम बढ़ते हैं P5 की तरफ चलेंगे तो P5 में देख सकते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सब में हम फिल करेंगे सेम स्पिन का, स्पिन अप या स्पिन डाउन जो भी आप फिल करना चाहें, और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एक और इलेक्ट्रॉन होना चाहिए यहाँ पर। अब इनकी अगर हम काउंटिंग करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। देखिए ये पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने फिल किया था, सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ था, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ था, उसके बाद फिर ये 4th इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपका 5th इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से हुन्स रूल के अकॉर्डिंग ये आपकी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। अब लास्ट है आपका P6, तो P6 में क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में फिल कर देंगे, देन उसके बाद में फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। और पेयरिंग जब स्टार्ट करेंगे तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा अपोजिट स्पिन के होते हैं, क्योंकि अपोजिट स्पिन में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो पेयर होता है, उसमें रिपल्शन नहीं होता। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछा भी जा सकता है। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन था, ये आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद ये 4th इलेक्ट्रॉन है, ये आपका 5th इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका 6th इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आपके हो गए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो हुन्स रूल है वो क्या है। ऐसे ही अगर हम डी स्ट्रक्चर के लिए जाएंगे तो उसमें आपको कितने केसेस मिलेंगे, टोटल आपको 5 केसेस मिलेंगे, सॉरी 10 केसेस मिलेंगे, तो उनको भी हम देखेंगे अभी। यहाँ पे एक चीज़ आपको और क्लियर कर दें कि अगर क्वेश्चन आता है कि एस ऑर्बिटल में पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जो है आपको सेकेंड इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होती है एस ऑर्बिटल में, और 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख सकते हैं P4 से यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हुई थी, तो 4th इलेक्ट्रॉन से P ऑर्बिटल में स्टार्ट होती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है D ऑर्बिटल। तो D सबशेल में देख सकते हैं यहाँ पे 10 केसेस हैं आपके पास में। अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन है D सबशेल में तो यहाँ पर D1 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो एक ऑर्बिटल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ये करेंगे। नेक्स्ट अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं D सबशेल में तो वहाँ D2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, वहाँ पर आपका एक एक इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने P सबशेल में एंट्री की थी वैसे ही इसमें भी करते हैं। और दोनों इलेक्ट्रॉन जो आपके हैं सेम स्पिन के होने चाहिए, जब तक आपका ये कंप्लीट यहाँ तक सिंगली ऑक्युपाइड नहीं होता, 1-1 आपका सभी में नहीं हो जाता इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है D3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीनों को हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे। उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन का है तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन,
फिल करेंगे। D5 के केस में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं सेम स्पिन के, इनको हम फिल करेंगे 5 ऑर्बिटल्स में, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए 6 आ गया, अब यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इसमें यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ देख सकते हैं पहला इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे फिल किया था, ये पहला इलेक्ट्रॉन था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और नेक्स्ट आपका जो यहाँ से पेयर स्टार्ट हुआ है ये आपका 6th इलेक्ट्रॉन है। इसका बहुत खास ध्यान रखिएगा, ये ऐसा ना करिए 1 2 3 4 5 6, इसको 6 आप नहीं काउंट कर सकते हैं, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है। ऐसे यहाँ पे ये 1 था, यहाँ पे 1 है, 2 है, 1 2 3। ये मैं जो न्यूमेरिक लिख रहा हूँ ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, किस के बाद में कौन सा इलेक्ट्रॉन इससे पता चलता है। 1 ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से इनको हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट आपका है D7, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, ये है आपका। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आया वो 6th इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर जो आया ये 7th इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में D8 आता है, तो D8 में भी हम सेम प्रोसेस में इसको हम फिल करेंगे। यहाँ तक 5 हो गया, उसके बाद में फिर आपका हो जाएगा 6 7 एंड 8, ठीक है। देखिए जो अपोजिट स्पिन है वो तभी आपका स्टार्ट होगा जब पेयरिंग स्टार्ट होगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये आपका सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, उसके बाद में ये आपका 6th है, ये आपका 7th है, ये आपका 8th है। 9th इलेक्ट्रॉन जो है, अगर D9 है इसका मतलब D ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें देखते हैं क्या करेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th इलेक्ट्रॉन, 7th इलेक्ट्रॉन एंड 8th इलेक्ट्रॉन एंड 9 इलेक्ट्रॉन, ये आपके 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें काउंटिंग करेंगे अगर हम तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये आपका 6th इलेक्ट्रॉन है, ये आपका 7th है, ये 8th है, और यहाँ पर ये 9th इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ताकि क्वांटम नंबर्स को कैलकुलेट करने में आपको प्रॉब्लम होती है। अपने D10 में देखते हैं, यहाँ पे जो पूरा D ऑर्बिटल है वो पूरा कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं इस ऑर्बिटल में ये 1 2 3 4 एंड 5, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हुई, यहाँ पर 6 आया, फिर 7th इलेक्ट्रॉन, फिर 8th इलेक्ट्रॉन, फिर आपका 9th इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 10th इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जो आपका अरेंजमेंट है वो D ऑर्बिटल में होता है अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा डायग्राम बना लीजिए और अच्छे से इसको समझ लीजिए, ताकि आपका जो क्वांटम नंबर कैलकुलेशन वाला जो प्रॉब्लम है वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाए। और एक चीज़ आपको और बता दें, यहाँ पर जो हाफ फील्डेड आपके स्ट्रक्चर होते हैं वो आपके ज़्यादा वो होते हैं, एनर्जी में स्टेबल होते हैं, यूँ कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एक नोटेबल पॉइंट है, इसमें हम जानेंगे कि जो हाफ फील्डेड आपके या फुल फील्डेड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं अदर के कंपैरिजन। तो यहाँ पर जो रीज़न है, यहाँ पे देख सकते हैं हाफ फील्डेड एंड फुली फील्डेड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन अदर, ठीक है। इनका रीज़न क्या है? पहला है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मान लिया एग्जाम्पल P3 का हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें दो तरह से पॉसिबिलिटी हो सकती है डिस्ट्रीब्यूशन की, एक तो ये हो सकती है, एक ये हो सकती है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस मैनर में किया है, यानी कि सिंगली ऑक्यूपाइड यानी कि सेम स्पिन में किया है, तो आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाएगा। और अगर ऐसे करते हैं तो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाएगा। देख सकते हैं इसमें एक डाउनवर्ड, एक ही में हमने 2 फिल कर दिए हैं, देन उसके बाद में वो हमने किया है। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इसकी वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है ऑर्बिटल्स की, और अनसिमेट्रिकली ये आपके लेस स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट आपका है हाई एक्सचेंज एनर्जी। तो एक्सचेंज एनर्जी का मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन कितनी ऑर्बिटल्स में रह सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, ठीक है।
अपने आप को कितना एक्सचेंज कर सकता है दूसरे ऑर्बिटल से, या दूसरे एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जा सकता है। तो जब एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में एक्सचेंज करता है अपना प्लेस, तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। अब बात आती है हाई एक्सचेंज एनर्जी को हम कैसे इसमें अप्लाई करेंगे। तो एक्सचेंज एनर्जी का मतलब है जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी एक्सचेंज एनर्जी आएगी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहाँ पर हम D5 का एग्जांपल ले रहे हैं, और D5 में हम देख रहे हैं ये आपका जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस पर हम एक्सचेंज देखते हैं। तो एक तो ये इसमें रह सकता है, ठीक है, क्योंकि ये भी सिंगली ऑक्यूपाइड है, इसमें डबल हो सकते हैं। ये इसमें भी रह सकता था, ये इसमें भी आ सकता था, और ये इसमें भी आ सकता है। टोटल एक्सचेंज कितने हो जाएंगे 4, और ये केवल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के द्वारा है। मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन 4 एक्सचेंजेस कर सकता है D5 कॉन्फ़िगरेशन में। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो आपका एक्सचेंज दे रहा है वो कितने हैं, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस 4 दे रहा है। नेक्स्ट आपका है सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए। इस इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देखो, एक तो यहाँ हो सकता है, यहाँ भी रह सकता है, ये यहाँ भी रह सकता है, और ये यहाँ भी रह सकता है। तो टोटल एक्सचेंजेस कितने हो गए, 3 एक्सचेंजेस हो गए। और ये किसके मतलब रिस्पेक्ट में, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके रिस्पेक्ट में है, यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन 3 एक्सचेंजेस देगा। नेक्स्ट आपका है थर्ड इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये आपका इसमें रह सकता है और इसमें भी रह सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए बैक नहीं आ सकते हैं, एनर्जी ज़्यादा है तो आगे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन पीछे नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हो गए, 2 एक्सचेंजेस हो गए, यानी कि थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 एक्सचेंज करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है लास्ट, यानी कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ये केवल एक एक्सचेंज करता है। तो टोटल आप नंबर ऑफ एक्सचेंजेस अगर निकालते हैं तो आपका 10 आता है, जो कि किसी भी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपका D4 है, D1 है, D2 है, D3 है, इन सब से ज़्यादा आता है। तो इसलिए हम इसको मानते हैं कि आपका हाई एक्सचेंज एनर्जी के साथ में कॉन्फ़िगरेशन है। और ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है ये ज़्यादा स्टेबल होगा। D4 इसको छोड़ दीजिए, D10 को भी छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी हैं वो सब के सब आपके लो मतलब लो होते हैं एनर्जी में, और या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि वो लेस स्टेबल होते हैं D5 एंड D10 से। सेम वे में आप ये भी देख सकते हैं कि जो दूसरा एग्जांपल है अगर हम लेना चाहें यहाँ पर तो मेंशन कर सकते हैं P3 जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है is more stable than P1, P2, P4, ठीक है, P5 इनसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ध्यान रखिएगा। और P6 जो है उनकी सिमिलर, P3 और P6 ये आपके ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि P3 आपका हाफ फील्डेड है और P6 जो आपका है वो फुली फील्डेड है। यहाँ पर हमने दोनों की बात की है, फुली फील्डेड एंड हाफ फील्डेड। तो इनसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, इनको नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। चाहे तो P ऑर्बिटल्स या P3 का भी आप दिखा सकते हैं इसी तरह से। बस ध्यान रखिएगा एक एक इलेक्ट्रॉन को आप होल्ड करके चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट आपका है थर्ड पॉइंट, जो है थर्ड रीजन है स्मॉल कूलम्बिक रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे जैसे जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इनमें रिपल्शन कम होता है, ठीक है। अगर हम 2 सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में फिल कर देंगे तो क्या होगा, उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा, इसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ थर्ड जो पॉइंट बनता है आपका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए वो स्मॉल कूलम्बिक रिपल्शन। लास्ट आपका पॉइंट है स्मॉल सील्डिंग। सील्डिंग जो इफेक्ट होता है, या इसको समझने के लिए हम यूँ समझ सकते हैं कि जब किसी भी एटम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होता है, साथ में इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है, जो आपका ऑर्बिटल इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर सेल एंड न्यूक्लियस से सील्ड सा फील करते हैं, अपने आप को एकदम कैप्चर्ड फील करते हैं, एकदम लगता है कि उन्हें हम बंद से हैं। तो वो आपका एक इफेक्ट होता है, इसकी उसको हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो वहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट भी कम होता है, इस वजह से उनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। नेक्स्ट आपका है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो सिंपल सी डेफिनेशन टर्म है ये आपके। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो देख सकते हैं स्पीसीज विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कम से कम 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें होना चाहिए, इज नोन एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब इसको एग्जाम्पल से हम क्लियर कर देंगे। देख सकते हैं जैसे सोडियम है,
एंड कॉपर है, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे SPDF में तो ये इस तरह से आएगा। तो यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखिए 1s2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल में इस तरह से होगा, 2s का इस तरह से होगा, 2p का इस तरह से होगा, 3s का 1। अब देखिए ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसको हम सर्किल ये दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये देखिए अनपेयर्ड है, इसके साथ में दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऐसा केस जब भी आपको मिलता है किसी भी केमिकल स्पीसीज में, तो वो आपकी स्पीसीज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोली जाती है या पैरामैग्नेटिक स्पीसीज बोली जाती है। इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे इसका भी अगर करेंगे तो इसमें भी एक न एक आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर मिलेगा। तो ऐसे जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं या फिर आयंस हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उन्हें हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक में जस्ट अपोजिट होता है पैरामैग्नेटिक से। तो यहाँ पे वो स्पीसीज आपकी कंसीडर की जाती है जिसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसे आपका नियॉन है, आर्गन है। नियॉन में इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, यहाँ पे नियॉन होगा, इसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो 10 है तो उसमें जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 1s2 2s2 2p6 आएगा। अब आप इनके ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इसमें कहीं भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है, सारे आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो उसका मतलब क्या है, ये आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो होती हैं, देखिए आइसो मीन्स होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड का मतलब है सेम इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसी स्पीसीज जिनमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हों। यहाँ पे लिखा भी है स्पीसीज विच हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम प्लस या नियॉन एंड सोडियम प्लस, दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि जब किसी भी एटम पर एक कोई चार्ज आता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो जाता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर उसका वेरी हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे जब पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम पर आता है तो उतने इलेक्ट्रॉन उसमें से कम कर देते हैं, ठीक है। और जब नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम जितने नेगेटिव चार्ज आते हैं उतना ही हम उसमें इलेक्ट्रॉन प्लस कर देते हैं उसके एटम से। जैसे सोडियम था, सोडियम में कितना होता है 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पे +1 है तो यानी कि उसमें 11 में से एक हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास में 10 आ गया। अब 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये देखिए दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है, सेम है। उसका मतलब ये आपका दोनों आपके सोडियम प्लस एंड नियॉन दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। ऐसे ही अगर एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस और इसको हम देखें तो एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस में देख सकते हैं जैसे एल्यूमिनियम है, इसमें कितने होते हैं 13 होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। अब उसमें ट्रिपल प्लस चार्ज आया है, इसका मतलब क्या, उसमें से 13 से 3 रिड्यूस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपके पास में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और दूसरा जो फ्लोरीन था, फ्लोरीन का कितना होता है 9 होता है। इस पर एक माइनस चार्ज आया है, मैंने बताया था माइनस चार्ज जब आता है तो उसमें एक ऐड कर देते हैं। जितने माइनस चार्ज हैं उतना हम इनिशियल जो उसका एटॉमिक नंबर होता है एटम का उसमें हम ऐड कर देते हैं। और पॉजिटिव चार्ज आता है तो उतने ही जितने पॉजिटिव चार्ज आते हैं उतना हम कम कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आपका 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो दोनों आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है एक नोटेबल पॉइंट है जो कि पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड है। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट एक वैल्यू होती है, फिजिकल वैल्यू होती है। अगर ये 0 नहीं आती है किसी भी सब्सटेंस के लिए, देखिए इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, μ = n × n+2। यहाँ पे n जो है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे भी हमने प्रीवियसली आपको कैलकुलेट करके बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो वही आपका जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो n से डिनोट किया गया। इस फॉर्मूले से हम म्यू यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। अब अगर ऐसे केसेस में म्यू आपका 0 नहीं आता है, कुछ भी आता है 1 2 3 4 5 6 0.1 0.2 0.009 यानी 0 नहीं आता है, तो उस केस में आपका जो सब्सटेंस है जिसका आप म्यू निकाल रहे हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर आपका 0 आ जाता है, ठीक है, दो ही केस हैं, तो 0 नहीं आएगा या 0 आएगा। 0 अगर आ जाता है
तो उसमें आपका वो सब्सटेंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोला जाएगा। बिल्कुल 100% श्योर है। अब देखिए एक चीज़ और इसमें है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि म्यू दे दिया गया, जैसे मान लिया गया म्यू अगर आपका 0.01 है, ठीक है, बी एम यहाँ भी लिखा जाता है। देखिए बी एम जो इसकी यूनिट है बोहर मैग्नेटॉन इसे बोलते हैं, बोहर मैग्नेटॉन। और आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू आपको 0 लिखना पड़ेगा। क्यों? देखिए मैं बता दूं आपको तरीका क्या है निकालने का। ये जो आपका 0.01 लिखा है, यहाँ पर पॉइंट से पहले जो आपका इंटीजर पार्ट है, जैसे ये जो 0 लिखा हुआ है यहाँ पे हम इसको ग्रीन मार्क कर रहे हैं, ये वाला, ये डिसाइड करता है, ये इक्वल आता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। ऐसे ही अगर हम दूसरा कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे आता है 1.15 bm, ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो आपकी वैल्यू डेसिमल से पहले होती है वही आपका हो जाता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर और कोई वैल्यू हम ले लें, म्यू इज इक्वल टू 5.09 bm, तो यहाँ पर वैल्यू आपकी आ जाएगी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेसिमल से पहले आपका 5 है। तो एक तरीका होता है मल्टीपल चॉइसेस में, जहाँ पर आपको टाइम इतना नहीं रहता है आपके पास में कि आप उसको कैलकुलेट करके करें, तो वहाँ पर आई थिंक इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसान है। और अभी आपको एक वर्कशीट मिलेगी, इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और जो वर्कशीट है वो आपकी वीडियो बेस्ड है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें अच्छे से, ठीक है, लिसन करें। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे नए वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने का जो बेल आइकन है उसे हिट करें।